खोजते हैं हम एक दूजे में असमानता, यही समानता है हम सब में। साथियों, समानता के लिए हमारा समाज सदा प्रयासरत रहा है। हम और हमारी तमाम संवैधानिक संस्थाएं, राजनीतिक व्यवस्थाएं यह चाहती रही हैं कि समाज में समानता हो, भाईचारा हो, बंधुत्व हो। इसके लिए सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन भी किए गए और तरह तरह की व्यवस्थाएं और तरह तरह के संगठन भी बनाए गए। हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में 2 गोल ऐसे हैं जो समानता की बात करते हैं। याद कीजिए गोल नंबर 5 जो कि जेंडर इनइक्वालिटी, लैंगिक असमानता को खत्म करो, और गोल नंबर 10 जो कहता है कि सभी प्रकार की असमानताएं कम, रिड्यूस इनइक्वालिटी। हम आज बात करने जा रहे हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 1 अगस्त 2024 को अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण के संबंध में है। और यह कहा गया है कि जो लोग पिछड़ गए हैं, अनुसूचित जाति और जनजाति के वर्गों में जो लोग पिछड़ गए हैं, उनका उपवर्गीकरण किया जाए और उनको अलग से आरक्षण की व्यवस्था पर भी विचार किया जाना चाहिए। इस निर्णय के आने के बाद मुख्यतः 3 प्रश्न उद्भूत हुए कि ये उपवर्गीकरण की अवधारणा क्या है, क्या आरक्षण पर भी आरक्षण लागू होगा, मतलब कोटा पर भी कोटा होगा, क्या अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए भी क्रीमी लेयर लागू होगा जैसा कि अदर बैकवर्ड क्लासेस में लागू है। साथियों, यहाँ हम बता देना उचित समझते हैं कि वर्तमान में हमारे संविधान में 4 प्रकार के आरक्षण हैं: शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लासेस और ईडब्ल्यूएस। शेड्यूल कास्ट के लिए राष्ट्रीय स्तर पर 15%, शेड्यूल ट्राइब के लिए 7.5%, ओबीसी के लिए 27% और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस जिसे हम कहते हैं उनके लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था है। यहाँ हम ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की बात बाद में करेंगे, हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यहाँ हम अभी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के आरक्षण के संबंध में चर्चा करेंगे। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब ये हमारे संविधान के अनुच्छेद 341 और 342 में वर्णित है। 341 में राष्ट्रपति महोदय को शेड्यूल कास्ट को शेड्यूल करने का, निर्धारण करने का अधिकार है, और 342 में अनुसूचित जनजाति को अनुसूचित करने, शेड्यूल करने का, उनका निर्धारण करने का अधिकार है। ये हम सब जानते हैं। अब हम बात करते हैं आरक्षण के संबंध में। हम यह बताना चाहें कि हम इस मंच पर यह चर्चा नहीं करेंगे कि आरक्षण कैसा हो, कितना हो, आरक्षण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि अनुभव कहता है कि खामोशियां ही बेहतर होती हैं, क्योंकि शब्दों से लोग रूठ जाते हैं। इसलिए सिर्फ यहाँ हम ये बात करना चाहेंगे कि ये आरक्षण की व्यवस्था हमारे संविधान में कहाँ है। सिर्फ जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं उनके संबंध में हम चर्चा करना चाहेंगे, क्योंकि यह एक एजुकेशनल शैक्षणिक चैनल है और हमारा उद्देश्य है कि हम सब परीक्षार्थी, विद्यार्थी जो विभिन्न परीक्षाओं में तैयारी कर रहे हैं, उससे हमारा ज्ञानवर्धन हो और एक सामान्य व्यक्तियों का भी, जो हमारे एक सामान्य नागरिक है, उनका भी ज्ञान बढ़े। अब हम बात करते हैं संविधान में। संविधान का आप याद करें, संविधान का अनुच्छेद 14 से 18 जो समानता के अधिकार की बात करता है, हम कई बार बोल देते हैं। संविधान का अनुच्छेद 14 कहता है कि विधियों के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण। ओके। अनुच्छेद 15 कहता है कि हमारा राज्य धर्म, जाति, वंश, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 16 कहता है कि जो शासकीय सेवाएं हैं, नियोजन में अवसर की समानता होगी, कोई भेदभाव नहीं होगा। अनुच्छेद 17 कहता है कि सभी प्रकार की छुआछूत, अस्पृश्यता का अंत होना चाहिए। और अनुच्छेद 18 कहता है कि शैक्षणिक उपाधियों के अतिरिक्त सभी प्रकार की उपाधियां खत्म होंगी, अन्य कोई उपाधियां नहीं होंगी। ये हमारे फंडामेंटल राइट में संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 तक में यह वर्णन किया गया है। इसको हम समानता के अधिकार की बात करते हैं। हम अब यहाँ ये बात करते हैं कि समानता के अधिकार की बात हमारे संविधान में की गई है, तो फिर यह भेदभाव क्यों? साथियों, अब हम बात करते हैं संविधान के अनुच्छेद 15 में। अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि धर्म, जाति, वंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। लेकिन अनुच्छेद 15.4 में यह कहा गया है कि जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं, अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग के लोग हैं, यदि सरकार उनको उनके विकास के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए कोई उपबंध करती है, राज्य शासन के द्वारा की जाती है, तो यह किसी प्रकार का भेदभाव नहीं माना जाएगा। इसे हम सकारात्मक भेदभाव, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं।
सकारात्मक भेदभाव साथियों, यह याद रखना, ये सकारात्मक भेदभाव के संबंध में आपकी परीक्षाओं में, यूपीएससी में, स्टेट सिविल सर्विसेज में और भी जो आप अदर एग्जाम देते हैं उसमें भी यह प्रश्न आता है और हम प्रायः कंफ्यूज हो जाते हैं सकारात्मक भेदभाव को लेकर के। हमने आपको बताया कि संविधान के अनुच्छेद 15(4) में यह कहा गया है कि जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड हैं, पिछड़ गए हैं, उनको अपलिफ्ट करने के लिए वो अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के हो सकते हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए यदि शासन के द्वारा, राज्य के द्वारा कोई प्रावधान, कोई प्रबंध किया जाता है, वह भेदभाव की श्रेणी में नहीं आएगा। इसी को सकारात्मक भेदभाव कहा जाता है। यहीं से हमारे आरक्षण के प्रावधान की शुरुआत होती है। अनुच्छेद 16 हमने कहा था कि नियोजन में अवसर की समानता। इसी अनुच्छेद 16 के सब क्लास 4 में कहा गया है कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए शासकीय सेवाओं में, शासकीय पदों में जहां उनका सरकारी प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है, यदि उनका प्रतिनिधित्व रिप्रेजेंटेशन पर्याप्त नहीं है तो उनको आरक्षण दिया जाएगा। इसी उपबंध के तहत शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को आरक्षण का प्रावधान किया गया है और आरक्षण दिया गया है। साथियों, हम पहुंचते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हमारे संविधान के भाग 4 में है और अनुच्छेद 36 से 51 तक में है। ये सब आपको मालूम है, याद है, हमने रिवाइज करने के लिए बोल दिया। हमारा संविधान का अनुच्छेद 46 ये कहता है कि राज्य समाज के जो पिछड़ गए हैं, मुख्यतः अनुसूचित जाति और जनजाति को सभी प्रकार के सामाजिक अन्याय से और शोषण से सुरक्षा देगा और उनके विकास के लिए सार्थक प्रयास करेगा। इसी सार्थक विकास के प्रयास के लिए विभिन्न प्रकार की सरकारी योजनाएं और कल्याणकारी योजनाएं चालू की गई हैं। साथियों, अनुच्छेद, हम अभी संविधान की बात कर रहे हैं, हम ये भी शासकीय सेवाओं में, शासकीय नौकरियों में आरक्षण की बात कर रहे हैं। इसी प्रकार का आरक्षण का प्रावधान, ये भी शासकीय सेवाओं में, शासकीय नौकरियों में आरक्षण की बात कर रहे हैं। इसी प्रकार का आरक्षण का प्रावधान लोकसभा और विधानसभा में है। अनुच्छेद 3 से 330 लोकसभा में आरक्षण और 332 अनुच्छेद 332 विधानसभाओं में आरक्षण। तो आपको यह बताना है कि लोकसभा में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए कितना आरक्षण है। जहां तक रहा विधानसभाओं की, राज्य विधानसभाओं की या विभिन्न स्टेट्स के लिए भिन्न भिन्न हो सकती हैं। आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं, आप बताएंगे कि मध्य प्रदेश में विधानसभाओं में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए कितना आरक्षण है, कितने प्रतिशत आरक्षण है, कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए कमेंट बॉक्स में दीजिए। अब हम आगे चर्चा करते हैं कि यह जो प्रश्न उद्भूत हुआ है, उपवर्गीकरण की अवधारणा, कोटा पर कोटा, आरक्षण पर आरक्षण। साथियों, यह उपवर्गीकरण की अवधारणा कोई नवीन अवधारणा नहीं है। आप थोड़ा सा याद करें, हमारा शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का बहुत बड़ा वर्ग है, हमारी सामाजिक संरचना का बहुत बड़ा वर्ग है। हम अनुसूचित जनजाति की बात करेंगे। अनुसूचित जनजाति में भी हमने एक ऐसे लोग जो अति पिछड़ गए हैं, अति पिछड़े हुए हैं। हमारे ढेबर कमीशन 1960 में कहा है कि ऐसे जो अनुसूचित जनजाति के ऐसे लोग, ट्राइबल्स वर्ग के ऐसे लोग जो अत्यधिक पिछड़े हुए हैं, उनको पीवीटीजी पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप कहा गया है। वर्तमान में 75 है, आपको पता है। इनके लिए अलग से जनजाति विकास प्राधिकरण बनाए गए हैं, इनके लिए जनजातीय योजनाएं बनाई गई हैं और कई प्रकार की कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। अब यहाँ हम फिर से आते हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय की। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णय दिया गया है कि फिर से डाटा इकट्ठा किए जाए और अनुसूचित जातियों और जनजातियों में जो लोग और समाज का वह समूह जो काफी पिछड़ गया है, काफी इन्हीं कारणों से आगे नहीं बढ़ पाया, आरक्षण देने के बाद भी नहीं बढ़ पाया, उनको चिन्हित कर लिया जाए, उनका एक अलग से ही वर्गीकरण कर लिया जाए और उनको अलग से आरक्षण प्रोवाइड कराया जाए, प्रदान किया जाए। यह बात कही गई है। साथियों,
हम चलते हैं मध्य प्रदेश के संबंध में चर्चा करना चाहेंगे कि मध्य प्रदेश की स्थिति, मध्य प्रदेश में वर्तमान में जो आरक्षण की व्यवस्था है वह शेड्यूल ट्राइब के लिए 20% है और शेड्यूल कास्ट के लिए 16% है और ओबीसी के लिए 14/27%। ये 14/27% क्योंकि यह मामला अभी हाईकोर्ट में है और अभी विचाराधीन है, इसलिए हमने 14/27 की बात की। आप देख लीजिए। मध्य प्रदेश की हम बात करें तो मध्य प्रदेश में हमारे जनजातीय वर्ग में कुछ जनजातीय समूह का शासकीय सेवाओं में बेहतर रिप्रेजेंटेशन है, ऐसा शासकीय आंकड़े, ऐसा समाचार पत्रों द्वारा बताया जाता है। जिसमें हम कुछ का नाम ले लेते हैं। इसमें गोंड, भील, भिलाला, बरेला, कोल, इनका शासकीय सेवाओं में ठीक ठीक रिप्रेजेंटेशन है। दूसरी ओर हम सहारिया, उरांव, मुंडा, पनिका, धनगढ़, ऐसी ट्राइबल्स ग्रुप हैं जो कि अत्यंत पिछड़े हुए हैं, इनका शैक्षणिक स्तर ठीक नहीं है, आर्थिक स्तर ठीक नहीं है। इनको चिन्हित कर इनको आरक्षण देने की बात की गई है। हमारे संवैधानिक व्यवस्थाओं में भी मध्य प्रदेश में 3 पीबीटीजी है, पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, जिसमें आपको पता है कि पातालकोट की भारिया जो अत्यंत पिछड़ी मानी जाती है, ग्वालियर की सहारिया और मंडला और डिंडोरी के आसपास रहने वाली बैगा जनजाति है। साथियों, यह उपवर्गीकरण की अवधारणा कहां से आई, इस संबंध में हम चर्चा आगे की वीडियो में करेंगे। आप देखते रहिए, यह एक शैक्षणिक चैनल है, आप टिप्स से जुड़े हुए हैं। इस चैनल में आप जुड़ करके कई प्रकार के मोटिवेशंस और बहुत सारी जानकारियां जो कि आपके सिविल सर्विस एग्जाम के लिए और जो अब अन्य अदर कई प्रतिस्पर्धी परीक्षाएं आप लोग देते होंगे, ऐसी जानकारी हम देते रहेंगे। हमने शुरुआत किया था निबंध कैसे लिखें, तो निबंध का सीक्वेंस कैसे होना चाहिए और क्या क्या कंटेंट सकें, ये कहीं भी आप इसको समायोजित कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, अपने आंसर राइटिंग में इन चीज़ों को समाहित कर सकते हैं। एक बेसिक कॉन्सेप्ट इन सब बातों में समाहित रहती हैं। हमारा सीक्वेंस कैसा रहता है, हम क्या क्या बातें समाहित करते हैं, इन बातों को आप देख सकते हैं। आगे के वीडियो में हम मंडल कमीशन की चर्चा करेंगे, ओबीसी में आरक्षण कैसे उद्भूत हुआ हम ये चर्चा करेंगे, इंदिरा साहनी का मामला आया वो उसकी हम चर्चा करेंगे, ईबी चिनैया बनाम आंध्र प्रदेश, इसकी चर्चा करेंगे। पंजाब सरकार ने उपवर्गीकरण की जो नीति लागू की थी उसकी बात करेंगे और माननीय सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय द्वारा इस संबंध में दिए गए निर्णय, प्रेडिक्शन की भी हम चर्चा आज की वीडियो में करेंगे। देखते रहिए टिप्स।